हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस नेपाल वोमेन के बीच वोमेन्स एशिया कप का जो 10वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है इंडिया वोमेन जो कि लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी है और लगभग क्वालिफाई कर ही चुकी है, और दूसरी तरफ है दोस्तों नेपाल वोमेन जो कि पहला मुकाबला तो जीती थी लेकिन अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन से 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं नेपाल वोमेन की तरफ से जो कि इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और क्या हमें इंडिया वोमेन की तरफ से एक बार फिर से 7 या 8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहिए और या फिर नहीं रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि टॉस के हिसाब से हमें कैप्टन बॉलर्स को बनाना चाहिए या फिर बैट्समैन को या फिर ऑलराउंडर्स को। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 23 तारीख को खेला जाएगा। शाम में 7 बजे से मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो उसी ग्राउंड पर खेला जाएगा, रंगगिरी डम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर पिछला दोनों मुकाबला इंडिया जीत कर आ रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर जो वुमेन्स के मुकाबले हुए हैं, T20 के 9 मुकाबले हुए हैं टोटल, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 6 बार। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी, बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और चाहे जो भी टीम बैटिंग और बॉलिंग करे, इंडिया तो जीतने वाली है। जैसे पिछले मुकाबले में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 200 के ऊपर आपको टारगेट देखने को मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इस मुकाबले में भी वैसा हो सकता है। एवरेज स्कोर 135 रन का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंडिया वोमेन ने 201 रन बनाया है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर खुद नेपाल वोमेन का है, जो कि 108 रन बनाने पाई थी पाकिस्तान वोमेन के खिलाफ। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा, तो दोस्तों जो टोटल यहाँ पर 9 मुकाबले हुए हैं वुमेन्स के T20 के, उसमें से 8 बार यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हुआ है, मतलब 150 के नीचे। और केवल एक बार दोस्तों यहाँ पर 190 मतलब 200 के ऊपर स्कोर किया है, जो कि इंडिया वुमेन का ही है, यूएई के खिलाफ इन्होंने बनाया था। तो दोस्तों, इस मुकाबले में भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर इंडिया की टीम पहले गेंद बॉलिंग करती है तब हो सके लो स्कोरिंग मैच देखने को मिले, और अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब आपको एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले वुमेन्स एशिया कप के इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, फिलहाल जो पिछला मुकाबला हो चुका है वो नेपाल वुमेन का है, जो कि 108 रन बनाई थी, और पाकिस्तान वुमेन टारगेट चेस कर ली, 9 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। और उससे पहले इंडिया वुमेन 201 रन बनाई थी, और यूएई वुमेन की टीम टारगेट चेस नहीं करने पाई, और 78 रन से इंडिया वुमेन जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 7 विकेट। और उससे पहले श्रीलंका वुमेन 7 विकेट से जीती थी दोस्तों इस ग्राउंड पर, और फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में 5 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो दोस्तों, अगर आप लोग तीनों मुकाबले रिसेंट में गौर कीजिएगा तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि दोस्तों केवल जब इंडिया पहले बैटिंग की है वही एक मुकाबला आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला, नहीं तो बाकी लो स्कोरिंग मैच है। तो मैंने आपको क्लियर तो कर ही दिया है। बाकी तीनों मुकाबले में फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है, और रिसेंट के 3 मुकाबले में टोटल स्पिनर्स को 14 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को 10 विकेट। तो दोनों टीम्स में बेहतरीन से बेहतरीन स्पिन बॉलर हैं, खास करके इंडिया टीम में तो आपको स्पिनर्स पर फोकस करना है। और फर्स्ट इनिंग में टोटल दोस्तों रिसेंट के 3 मुकाबले में फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 10 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो इसे देखकर आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उनके स्पिनर्स पर फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है, सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है, और स्पिनर्स को तो मिल ही रही है। तो दोस्तों, ये हो गई यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट पूरी डिटेल में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, दोनों टीम्स के बीच अभी तक एक भी हेड टू हेड मुकाबला T20 में खेला नहीं गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल तो है नहीं। तो डायरेक्ट रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इंडिया वुमेन का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 5 में से 3 मुकाबला जीती हैं, और रिसेंट में अभी साउथ अफ्रीका वुमेन को भी हरा कर आ रही हैं। और वहीं नेपाल वुमेन का भी रिसेंट फॉर्म अच्छा है, पिछले 5 में से इन्होंने भी 3 मुकाबला जीती है, लेकिन इस सीरीज में केवल एक ही मुकाबले इन्होंने जीता है। और इस मुकाबले में इंडिया वुमेन का जीतने का चांसेस तो बहुत ही ज्यादा है, वो तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि नेपाल वुमेन की टीम उतनी मजबूत टीम नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में इंडिया वुमेन की क्या रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11।
तो इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए शेफाली वर्मा के साथ स्मृति मंदाना दिखेंगी, जो कि दोनों टॉप ऑर्डर के ओपनिंग बैट्समैन हैं। फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर हेमलता आएंगी, और हो सके इनकी जगह पर बदलाव भी हो जाए, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में मौका मिला, उतना कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं किया। फिर चौथे नंबर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर आएंगी, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। फिर जमीमा रोजेस, फिर ऋचा घोष, जो कि पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच थी, बहुत ही शानदार तेज पारी उन्होंने खेली थी। फिर दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, जो कि दोनों बेस्ट ऑलराउंडर हैं। फिर बॉलिंग सेक्शन से राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर और तनुजा कन्वर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पिन बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, तो दीप्ति शर्मा, राधा यादव और यहाँ पर तनुजा कन्वर इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर तो रहेंगे ही। बाकी आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। पावर प्ले में रेणुका सिंह 3 ओवर बॉलिंग कराएंगी, पूजा वस्त्राकर आपको 2 ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगी, और आखिरी ओवर में पूजा वस्त्राकर और राधा यादव आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे दोस्तों। ये हो गई यहाँ पर इंडिया टीम की प्लेइंग 11। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, फटाफट से वीडियो देखते देखते ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और टीम्स के साथ साथ बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट, और जो मैच की वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ उस मैच की भी टीम मिलेगी। और आप सभी लोग अगर हमारे दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले इंडिया वुमेन की बात करें तो दोस्तों अगर आप लोग इधर से देखिएगा तो शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। और आप सभी को सबसे पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है, तब दोस्तों आपको टॉप के सारे बैट्समैन पर फोकस करना है। और अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करती है, तब आपको ज्यादा बॉलर्स पर फोकस करना है, और फिर टॉप के कुछ बैट्समैन को आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बॉलिंग कर लेती है तो हो सकता है कि 100 के नीचे या फिर 110 120 रन का ही टारगेट बने, तब टॉप के कुछ प्लेयर्स ही टारगेट को आराम से चेस कर देंगे। और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो हो सके फिर से आपको 200 के ऊपर स्कोर देखने को मिले। शेफाली वर्मा पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेली, उससे पहले 40 रन, रिसेंट में भी 51 रन, 44 रन, 71 रन की पारी खेली है। तो ओपनिंग बैट्समैन है, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन है, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। स्मृति मंदाना पिछले मुकाबले में 13 रन पर आउट हो गई थी, लेकिन उससे पहले 45 रन, रिसेंट में 54 रन नॉट आउट, 46 रन, 33 रन, 47 रन की पारी खेली है। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में आंख बंद करके ले लेना है। और इस मुकाबले में अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो दोनों में से आप किसी एक को कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकते हैं। अब हेमलता की बात करें तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर हो सकती हैं। क्यों ट्रम्प प्लेयर रहेंगी? क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में इनको मौका मिला, पिछले मुकाबले में भी मात्र 2 रन की पारी खेली, उससे पहले 14 रन की। रिसेंट में 27 रन, 41 रन और 74 रन की एक मुकाबले में पारी खेली है। लेकिन पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप होने के कारण इनको मात्र 10-15% ही लोग लिए हैं। तो इनके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में। और अगर इंडिया की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है, तब आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी दोस्तों हरमनप्रीत कौर तो सेफ ऑप्शन है, पिछले मुकाबले में 66 रन की पारी इन्होंने खेली है, उससे पहले 5 रन की, रिसेंट में 39 रन, 30 रन, 35 रन और 95 रन, 46 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो ये भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अगर आप लोग हेमलता को अपनी टीम में नहीं ले रहे हैं, तब आपको हरमनप्रीत कौर को तो लेना ही लेना है। और अगर आप लोग हेमलता को दोस्तों ले रहे हैं, तब आप लोग सोच सकते हैं हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी जमीमा रोजर्स की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 14 रन की पारी खेली, फ्लॉप हो गई थी, उससे पहले 3 रन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है, तब दोस्तों आप लोग ऋचा घोष को तो मतलब लेना ही है, क्योंकि विकेट कीपर में और कोई ऑप्शन नहीं है। तब आप लोग जमीमा रोजर्स को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका भी बैटिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप लोग पिछले मुकाबले में देख सकते हैं कि बैटिंग मिला था, 14 रन की आसपास इन्होंने पारी खेली है। और वहीं दोस्तों रिसेंट में जमीमा रोजर्स का 53 रन का रिकॉर्ड है, फिर दोस्तों 38 रन, 58 रन, 69 रन की पारी खेली है। और वहीं दोस्तों अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो हो सके ज्यादा स्कोर ना बने, तब टॉप के ही कुछ प्लेयर्स टारगेट को चेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अब बात कर लेते हैं ऋचा घोष की। तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगी। तो दोस्तों एक दोस्तों हमारी ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर रहेंगी हेमलता, दूसरी ऋचा घोष। क्योंकि विकेट कीपर से
जो नेपाल के विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है और उनका तो दोस्तों भरोसा भी नहीं है। ऋचा घोष 64 रन की पारी पिछले मुकाबले में खेली थी, उससे पहले 28 रन, 24 रन और 51 रन, 30 रन की भी रिसेंट में पारी खेली है। तो ऋचा घोष भी अच्छे फॉर्म में है, तो इनको तो दोस्तों आपको लेकर चलना ही है क्योंकि विकेट कीपर में आपको और कोई ऑप्शन नहीं है। अब दोस्तों ऑलराउंडर्स की बात करें तो दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, तो इन दोनों को भी आपको अपनी टीम में रखना है। पिछले 2 मुकाबले में दीप्ति शर्मा को 5 विकेट मिला है दोस्तों और यहाँ पर पूजा वस्त्राकर को 3 विकेट देख सकते हैं। तो दोनों बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। पूजा वस्त्राकर का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और वहीं दीप्ति शर्मा का रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 88 रन 2 विकेट। तो दीप्ति शर्मा जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी कर सकती हैं। तो इन दोनों को आप लोग एज अ बॉलर ही लेकर चलना है क्योंकि बैटिंग आने का चांसेस इनका ना के बराबर है। अब जो 3 यहाँ पर बॉलर्स आपको दिख रही हैं, तो अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करती है तब आप लोग तीनों बॉलर्स को रख सकते हैं, नहीं तो इनमें से यहाँ पर तनुजा कन्वर को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। तो राधा यादव पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला, उससे पहले विकेटलेस रही है, लेकिन रिसेंट में 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट ली है। रेणुका सिंह ठाकुर पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट ले चुकी हैं और यहाँ पर तनुजा कन्वर पिछले मुकाबले में खेली थी, इनको 1 ही विकेट मिला है। तो दोस्तों तनुजा कन्वर को आप लोग चाहें तो ड्रॉप करके कोई और ऑलराउंडर्स को ले सकते हैं दोस्तों नेपाल वुमेन की तरफ से, क्योंकि नेपाल वुमेन की तरफ से ऑलराउंडर अच्छी हैं। तो तनुजा कन्वर को आपको तभी लेना है जब दोस्तों इंडिया वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करे। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैंने आपको समझा दिया टॉस के हिसाब से कैसे प्लेयर को लेना है। सारा खेल यहाँ पर टॉस का ही है क्योंकि इन सारे मैचेस में ग्रैंड लीग भी जीतना आसान होता है क्योंकि एक तरफ है बहुत कमजोर टीम, एक तरफ है मजबूत टीम। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो साजना इन ये भी खेल सकती हैं हेमलता की जगह पर, तो गौर कीजिएगा। श्रियंका पाटिल दोस्तों वापसी कर सकती हैं। तनुजा कन्वर जो कि पहला बार खेली थी तो 2 विकेट ली थी। फिर उमा छेत्री की बात करें तो दोस्तों ये विकेट कीपर से मौका दिया जा सकता है और यहाँ पर जो प्लेयर खेलेंगे उनका मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर लिख रखा है, जो प्लेयर बेंच पर बैठी हैं इधर से आप लोग देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस ग्राउंड पर कैसे दोस्तों भारतीय वुमेन्स की टीम परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड का रिकॉर्ड लिख रखा है। तो इस ग्राउंड पर देखा जाए तो अभी तक सिफाली वर्मा 5 मुकाबले खेल चुकी हैं, 130 रन बनाई है 26 के एवरेज के साथ, तो अच्छा है रिकॉर्ड है। स्मृति मंदाना 5 मुकाबले में 120 रन बनाई है, 24 का एवरेज है। और वहीं दोस्तों हेमलता की बात करें तो हेमलता इस ग्राउंड पर फ्लॉप हुई है। 2 मुकाबले अभी इसी सीरीज में खेली है, मात्र 8 के एवरेज के साथ 16 रन बनाने पाई हैं। तो हेमलता को आप लोग एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उतनी सेफ नहीं रहेंगी तो आप लोग इनको स्मॉल लीग में भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब हरमनप्रीत कौर की बात करें तो 81 का एवरेज है, तो सबसे ज्यादा अच्छा इन्हीं का रिकॉर्ड है। इस ग्राउंड पर 163 रन बनाई है। जमिया रोजेस 29 का एवरेज है। ऋचा घोष का 75 का एवरेज है 2 मुकाबले में। दीप्ति शर्मा 5 मुकाबले में 8 विकेट इस ग्राउंड पर। पूजा वस्त्राकर 5 में 5 विकेट। राधा यादव 5 में 5 विकेट। रेणुका सिंह ठाकुर 5 में 5 विकेट और तनुजा कन्वर 1 मुकाबले में 1 विकेट। ये होगी दोस्तों यहाँ पर इंडिया वुमेन्स की इस ग्राउंड पर हेड मतलब इस ग्राउंड का रिकॉर्ड के ऊपर इस ग्राउंड पर इंडिया वुमेन की टीम कैसा परफॉर्मेंस करती है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस मुकाबले में अब क्या रहेगी यहाँ पर नेपाल वुमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको समझा खाड़का ओपनिंग करते हुए दिखेंगी दोस्तों यहाँ पर सीता राणा मगर के साथ जो कि दोस्तों यहाँ पर इधर से आपको बहुत ही सारे ऑलराउंडर्स दिखेंगे और ज्यादातर दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स ही हैं जो कि पारी को संभालते हैं और बैकबोन है। फिर तीसरे नंबर पर कविता कुनवर आएंगी। फिर यहाँ पर इंदु वर्मा जो कि कप्तान है, रूबीना छेत्री, पूजा महतो, उसके बाद दोस्तों कविता जोशी, बिंदु रवाल, उसके बाद रोमा थापा। उसके बाद दोस्तों इधर से जो विकेट कीपर हैं उनका बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं, 10वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर है यहाँ पर काजल। फिर दोस्तों 11 नंबर पर कृतिका मरसानी जो कि दोस्तों स्पिन बॉलर हैं। तो इधर से देख सकते हैं कि 10वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप है, मतलब 10 नंबर तक बैटिंग ऑर्डर है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि खिचड़ी इधर से पूरा पका हुआ है, मतलब एक तरह से देख सकते हैं कि सारे ऑलराउंडर्स ही इधर से खेल रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी नेपाल वुमेन की टीम उभर रही है, उतनी दोस्तों अभी बड़ी टीम नहीं है। पावर प्ले की तरफ बात करें तो दोस्तों के कुनवर आपको बॉलिंग कराते दिखेंगे आर छेत्री के साथ और आखिरी को ओवर में कविता जोशी और यहाँ पर आई भ्रमा आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी। तो ये होगी दोस्तों नेपाल वुमेन की प्लेइंग 11 और इधर से बदलाव हो सकते हैं तो बॉलिंग में ही होगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको ज्यादा प्लेयर्स कोशिश करना है इंडिया वुमेन की तरफ से लेने के लिए 7, 8, 9 प्लेयर, और वो दोस्तों नेपाल की तरफ से आपको ना ही ज्यादा बॉलर्स पर फोकस करना है ना ही ज्यादा बैट्समैन पर।
आपको केवल ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है। और कौन कौन से ऑलराउंडर्स, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एस खाड़का की बात करें तो ओपनिंग करेंगी। पहले मुकाबले में तो दोस्तों 72 रन की इन्होंने पारी खेली थी, लेकिन पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई। रिसेंट में ज्यादातर इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस दिया है, एक मुकाबला छोड़ दिया जाए तो इंडिया जैसी बड़ी टीम और बड़ी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस करने का चांसेस भी ना के बराबर है। फिर भी आप लोग चाहें तो ये ट्रम्प प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले के लिए, क्योंकि एक मुकाबले में 72 रन की पारी खेल चुकी हैं। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, 35-40 रन ये स्कोर कर सकती हैं। तो आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में इनके ऊपर जरूर फोकस करिएगा। राणा मगरा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 26 रन बनाई थी, उससे पहले 7 रन, फिर 5 रन 1 विकेट, फिर रिसेंट में 43 रन 9 रन 1 विकेट की पारी खेली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराती हैं। इधर से आपको ज्यादा फोकस करना है कविता कुनवर पर, क्योंकि पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेली और उससे पहले 2 रन की। और दोस्तों आप लोग चाहें तो कविता कुनवर को तो सभी लोग ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ज्यादातर अच्छी पारी खेली है। तो इनकी जगह पर दोस्तों एस राणा मगरा को भी आप लोग ले सकते हैं। और बात करें यहाँ पर इंदु भ्रामा, जो कि इनकी कप्तान है, पिछले मुकाबले में तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, ना ही बैटिंग और बॉलिंग से विकेट मिला, लेकिन उससे पहले 6 रन 3 विकेट की पारी खेली है। रिसेंट में 12 रन 1 विकेट, 27 रन 15 रन 1 विकेट। तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी, तो इन पर आपको फोकस करना है। रूबीना छेत्री भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इन पर भी आपको फोकस करना है। तो दो यहाँ पर आपको मैंने नाम बता दिया, रूबीना छेत्री और यहाँ पर इंदु भ्रमा, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। रूबीना छेत्री को भले ही पिछले दोनों मुकाबले में विकेट ना मिली हो, लेकिन रिसेंट में 21 रन 38 रन 25 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो दोनों बहुत एक्सपीरियंस वाली हैं, तो इन दोनों पर फोकस करना है। पूजा महतो की बात करें तो इनके ऊपर आपको फोकस कर भी सकते हैं, नहीं भी पिछले मुकाबले में 25 रन की पारी खेली, विकेट नहीं मिला, उससे पहले 7 रन पर आउट हो गए, फिर 43 रन 13 रन 2 विकेट, फिर 3 रन 1 विकेट। तो ये सारी ऑलराउंडर हैं, तो पूजा महतो भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। कविता जोशी की बात करें तो इनका ज्यादा मौका मिला नहीं है। पिछले मुकाबले में इन्होंने पारी अच्छी खेली थी, 31 रन 1 विकेट, लेकिन इनकी ये दोस्तों कविता जोशी की बात करें तो ऐसी प्लेयर हैं, चल भी सकती है, नहीं भी दोस्तों मतलब तेज पारी खेलने की कोशिश करती हैं। रिसेंट में बॉलिंग से 2 विकेट और 1 विकेट रिसेंट में मिला है, लेकिन कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस ना करने के कारण दोस्तों ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। यहाँ पर बिंदु रावल की बात करें तो इनका देख सकते हैं कि बैटिंग तो दोस्तों ज्यादातर मिला ही नहीं है, और बैटिंग मिला भी है तो एक दो रन ज्यादा इन्होंने स्कोर नहीं किया है, तो ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। रोमा थापा भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी तक इस सीरीज में इनको मौका नहीं मिला है और रिसेंट में भी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं की है। फिर यहाँ पर काजल श्रेष्ठा की बात करें तो इनको भी ज्यादा मौका नहीं मिला है, तो ये तीनों आप लोग के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। कृतिका को आप लोग रख सकते हैं, पिछले मुकाबले में 0 विकेट मिली है, ज्यादा इनको भी मौका नहीं मिला है, ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेली हैं, तो रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है, और डोमेस्टिक मैचेस भी उतना नहीं खेली हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इधर से आपको टॉप ऑर्डर के ही कुछ प्लेयर्स पर फोकस करना है, जैसे रूबीना छेत्री हो गई, इंदु भरमा हो गई, और यहाँ पर एस राणा मगरा, नहीं तो दोस्तों कविता कुनवर में से किसी एक को रख सकते हैं। तो टॉप ऑर्डर के ही कुछ प्लेयर्स पर फोकस करना है, बाकी दोस्तों इधर से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। अब बात कर लेते हैं जो इधर से प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों इधर से देख सकते हैं कि यहाँ पर शबनम राई आपको खेलते हुए दिख सकती हैं दोस्तों, एक मुकाबला खेली थी, 1 विकेट ली थी, तो वापसी करते हुए दिख जाएंगी। बाकी दोस्तों जो प्लेयर का जितना भी रिकॉर्ड था दोस्तों वो मैंने लिख रखा है। ज्यादातर दोस्तों इन्होंने मुकाबले अभी तक नहीं खेले हैं, ना ही डोमेस्टिक ना ही दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के इस ग्राउंड पर कैसा परफॉर्मेंस रहता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टीम बनाते समय। तो एस खाड़का की बात करें तो इस ग्राउंड पर 76 का एवरेज है, क्योंकि एक मुकाबले में आउट ही नहीं हुई थी जिसमें 76 रन बनाई थी, और पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको आप लोग ट्रम्प प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मात्र 50% ही लोग इनको लिए हैं। एस राणा मगरा की बात करें तो 16 का एवरेज है, विकेट लेस रही है। फिर कविता कुनवर को विकेट नहीं मिला, 7 रन का एवरेज है। इंदु भरमा का मात्र 3 का एवरेज है, लेकिन 2 मुकाबले में इनको 3 विकेट मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। रूबीना छेत्री का 9 का एवरेज है, पूजा महतो का 32 का एवरेज है, कविता जोशी का 31 का एवरेज है, और 2 विकेट इनको मिला है। तो कविता जोशी इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग इनको लिया है। बाकी दोस्तों कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारे यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों जो यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन रहेगी वो जो कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर मैंने कह सकते हैं कि 8 प्लेयर लिया है दोस्तों इंडिया वुमेन की तरफ से, और नेपाल वुमेन की तरफ से मैंने मात्र यहाँ पर 3 प्लेयर को ही लिया है, और तीनों दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर्स पर ही फोकस किया है, जैसा कि मैंने आपको भी टीम बनाते समय बताया भी।
सबसे पहले रुबीना छेत्री को मैंने लिया है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है सीता राणा और लिया है दोस्तों, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आई भरमा, जो कि कप्तान है। तो 3 दोस्त यहाँ पर मैं लिया हूँ, जो कि मैंने आपको अभी टीम बनाते समय बताया, और बाकी किसी के पर भी मैंने फोकस नहीं किया है। और खाड़का पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो किसी एक की जगह पर। बाकी विकेट कीपर से मैं ऋचा घोष को रख रहा हूँ, क्योंकि नेपाल की जो विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है। यहाँ पर मैं स्मृति मंदाना को लिया हूँ, कैप्टन मैंने, वाइस कैप्टन मैंने इनको किया है। हरमनप्रीत कौर को ले रहा हूँ, और यहाँ पर सिफाली वर्मा को। तो आप लोग चाहें तो हेमलता के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सेफ ऑप्शन नहीं है, तो उनको ऊपर आपको केवल ग्रैंड लीग में ही फोकस करना है। ऑलराउंडर पर मैंने दीप्ति शर्मा को कैप्टन किया है, पूजा वस्त्राकर को मैंने लिया है, और बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर को ले रहा हूँ। तो दोस्तों अगर यहाँ पर इंडिया की टीम पहले गेंदबाजी करती है, तो हो सके यहाँ पर मैं यहाँ पर दोस्तों सीता राणा, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आई भरमा की जगह पर तनुजा को ले सकता हूं। नहीं तो दोस्तों बाकी जो मेरी टीम कॉम्बिनेशन लगभग यही रहेगी, क्योंकि जो यहाँ पर 3 ये जो प्लेयर हैं नेपाल की, यही दोस्तों बैकबोन है। तो हो सके ये मतलब 25, 30, 40 पॉइंट देकर ड्रीम टीम में शामिल हो जाए, तो उसी हिसाब से मैंने बनाई है। आप लोग चाहें तो इन तीनों की जगह पर आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं तनुजा कन्वर को। तो बाकी दोस्तों मेरी टीम कॉम्बिनेशन यही रहेगी। अब बात आ जाती है टॉस के हिसाब से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे रोटेट करना है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर इंडिया वोमेन की टीम पहले बैटिंग करती है, तब हो सके 200 के ऊपर भी स्कोर चला जाए, तब आप लोग के लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेंगी स्मृति मंदाना कैप्टन के लिए। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सिफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर को कैप्टन कर सकते हैं, और वाइस कैप्टन आप लोग ऑलराउंडर को कर दीजिएगा अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे तब। और अगर इंडिया की टीम पहले गेंदबाजी करे, तब दोस्तों दीप्ति शर्मा से बेहतरीन कोई नहीं है, क्योंकि एक तो बैटिंग भी कर सकती हैं, बॉलिंग 4 ओवर कराएंगे ही, वो भी स्पिन बॉलर, जो कि इस ग्राउंड पर मदद मिल रही है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारी फिलहाल के लिए टीम कॉम्बिनेशन रहेगी। सारे अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।